नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बड़ी खबर आपको दे दें। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको चौंका भी सकती है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शपथ ग्रहण हुआ है। चौंकिए मत, क्योंकि कल 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी हाँ, विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। बड़ी अपडेट, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शपथ ग्रहण। कल 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हुए हैं। दोनों सदनों में पास हुआ है क्रिमिनल लॉ बिल। नए क्रिमिनल लॉ बिल पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, जनसेवा पर केंद्रित कानूनों के युग की शुरुआत हुई है। नए कानून से संगठित अपराध, आतंक पर कड़ा प्रहार। तीनों बिल पास होना ऐतिहासिक क्षण। बिल का पास होना नए युग की शुरुआत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। नए कानून से संगठित अपराध और आतंक पर प्रहार होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन पीएम मोदी के संबोधन से पहले लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। जी आपको बता दें कि सत्र के 14वें दिन पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन के लिए सदन तो पहुंचे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने पीएम मोदी के बिना संबोधन के ही शीतकालीन सत्र वाइंड अप मोड में डाल दिया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही स्पीकर ने 3 और विपक्षी सांसद दीपक बैड, नकुल नाथ और डीके सुरेश को निलंबित भी कर दिया है। इस तरीके से अब कुल 146 सांसदों को संसद से निलंबित किया गया है। करके हैरत नहीं होगी कि संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलना था, लेकिन एक दिन पहले ही कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान लोकसभा में प्रोडक्टिविटी 74% रही। कुल 18 विधेयक पास किए गए। शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए। लोकसभा में 3 क्रिमिनल लॉ बिल पारित हुए हैं, जिस पर राज्यसभा में भी बहस देखने को मिली। संसद में निलंबन के मुद्दे पर विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आईएनडीआईए गठबंधन के सांसदों ने पैदल मार्च निकालते हुए विरोध दर्ज कराया। इसी मुद्दे पर हमारी सहयोगी चारू शर्मा ने जेएमएम सांसद महुआ माझी से खास बातचीत की। सुने। हमारे साथ जेएमएम सांसद महुआ माझी जी हैं। महुआ जी, जिस तरह से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है एकजुट होकर, सबसे पहले इस पर आपका एक रिएक्शन। देखिए, विपक्ष तो एक साथ है ही। इंडिया टीम जो है वो लगातार साथ में मिलकर काम कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, तो इस तरह से मास निलंबन ये लोकतांत्रिक इतिहास में बेनज़ीर है और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही है कि सत्ता पक्ष चाहती है कि किसी भी तरह से वॉकआउट हो जाए, किसी भी तरह से विपक्ष यहाँ उपस्थिति न रहे, ताकि हम आसानी से सारे बिल्स पास कर दें और जनता को उसके जो लूप होल्स हैं वो सुनने का मौका ना मिले। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया गया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं दिया गया विपक्ष की ओर से, तो फिर किस तरह से बाध्य है सरकार इस मामले पर जवाब देने के लिए? ऐसा विपक्ष पर आरोप लग रहा है। क्या विपक्ष की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया सदन में? ये तो आप लोग वहाँ पर जाकर देखिए, लेकिन मैं ये लगातार देख रही हूँ कि हर सेशन में अगर विपक्ष कोई बात रखती है, जैसे मणिपुर मुद्दा हो गया, और ये सारे जेन्युइन मुद्दे हैं और देश के हित में हैं, जनता के मुद्दे हैं, इस बार भी सुरक्षा की बात हुई, तो अगर विपक्ष कहती है एक बात कि भाई आप इस पर बोलो, 10 मिनट ही बोल लो लेकिन बोलो, तो उसको बोलने में क्या मुश्किलें आती हैं सत्ता पक्ष के लिए? क्योंकि शीतकालीन सत्र समाप्त होने वाला है, क्या लगता है, कुछ उम्मीदें सरकार से?
अब तो कोई उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि जिस तरह से निलंबित किया गया है अब क्या उम्मीद होगी। अब तो वो लोग किसी भी तरह से बिल सबको पारित करा के और देश को दिखाना चाहेंगे कि हमने जो भी किया अच्छा किया, उस पर बहस ही नहीं होने दी, तो उसकी जो कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, वो किसी को नज़र ही नहीं आएगी। सीआरपीसी में जो भी तब्दीली, जो कुछ भी किया जा रहा है, न्याय संहिता वगैरह क्या नाम रखकर, तो उसमें इतने सारे लूप होल्स हैं जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आने वाले दिनों में पता चलेगा। और कानून में जो भी बदलाव आ रहे हैं धाराओं में, उसमें आपको समझ में आता है कि पूरे देश के जो कानून की किताबें हैं हर जगह दिखती हैं, उसमें कैसे आप इतनी सारी किताबें बदल देंगे रातों रात। और सारे जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस, आप चाहते हैं कि जल्दी वो केसेस सॉल्व हो, अब तो उसकी और भी पेंडिंग लिस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी वकील, कोई भी जज जो इतने सालों की पढ़ाई के बाद उनको सब कुछ कंठस्थ था, उनको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब सोच रहे हैं इस देश का क्या हश्र होगा कुछ दिनों में। बहुत ही खतरनाक है ये कानून सब। धन्यवाद। चलिए शुक्रिया, हमारे साथ महुआ माझी जुड़ी, जिन्होंने बताया कि दरअसल सरकार की ओर से निलंबन की प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि सरकार सदन में कुछ अपने बिल्स जो है उन्हें पास करा सके, और ऐसे में जो अड़चन है विपक्ष, वो सदन में दरअसल ना रहे। कैमरामैन अरब के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। संसद में निलंबन के मुद्दे पर आईएनडीआईए गठबंधन के सांसदों ने पैदल मार्च निकाला। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी चारुल शर्मा ने सपा सांसद एसटी हसन से खास बातचीत की। देखिए। लोकसभा सांसद एसटी हसन जी, सबसे पहले तो ये जो निलंबन की प्रक्रिया चल रही है, सांसद जो विरोध कर रहे हैं, इस पर आपका एक रिएक्शन? देखिए, मैं खुद निलंबित सांसद हूँ। कसूर क्या है? कसूर यह है कि हम लोग ये कह रहे थे कि होम मिनिस्टर साहब अंदर तशरीफ लाएं और अपना बयान दे दें, 4-5 मिनट में दे के चले जाते, बात खत्म हो जाती। ये किसका क्रिएट किया हुआ है? आप लोग इस बात पे भी तो ध्यान दिए ना। आने में क्या परेशानी थी? क्या वो हमारे होम मिनिस्टर नहीं है? क्या मेरे होम मिनिस्टर नहीं है? क्या मैं उनसे जिद नहीं कर सकता? वो तो सबके हैं, तो उनको आके जवाब देने में क्या परेशानी थी? बता देते कि हाँ भाई इंक्वायरी हो रही है, सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, और फिलहाल इतना काम हो गया, बात ख़त्म हो जाती। सब लोग पार्लियामेंट चलाते। हम ये सोच के आए थे इस बार पार्लियामेंट में कोई व्यवधान नहीं डालना, लेकिन पड़ गया, सिर्फ इनकी ईगो की वजह से, इनकी जिदों की। अब मसला तो यही है, वो लोकल चुनाव थे, प्रदेश के चुनाव थे। प्रदेश में मुद्दे कुछ और होते हैं और देश के मुद्दे बहुत बड़े होते हैं। देश के मुद्दे इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, विकास है, किसान है, मुसलमान हैं। देश की बहुत बड़ी कम्युनिटी इस वक्त एक फ़िक्र में रह रही है कि हमारा क्या होगा। सांप्रदायिक सौहार्द है, गंगा जमनी तहजीब जो बुज़ुर्गों ने दी थी वो ख़तरे में है। ये बड़े मुद्दे नहीं हैं आपकी नज़र में? क्या सिर्फ यही बड़ा मुद्दा है कि मिमिक्री हो गई? एक छोटा सा रिएक्शन, और अभी राम मंदिर का जो 22 तारीख को भव्य आयोजन हो रहा है, उस पर एक रिएक्शन। देखिए, अच्छी बात है, भव्य आयोजन हो वहाँ का, और हो भी रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रामचंद्र जी को हमें अपने सियासत की सीढ़ी चढ़ने की सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। उनका डेकोरम और उनका स्थान, शायद जो आप लोग मानते हो कि आपके लिए तो भगवान हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, इमामुल हिंद मानते हैं, तो उनको इस तरह से सियासत में घसीटना, ये फैसले तो हिंदू भाई करें, क्या जायज़ है? चलिए शुक्रिया, हमारे साथ एसटी हसन जी जुड़े थे, जिन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है तमाम मुद्दों को लेकर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। सेना की गाड़ी पर हमला किया गया। सेना ने आतंकियों की घेराबंदी की। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी भेजा गया। मौके पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज राजस्थान के नवनिर्वाचित सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात की। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में आप तीनों पूर्ण निष्ठा से राजस्थान की जनता की सेवा करते हुए प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। पाकिस्तान सेना प्रमुख के अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
अरिंदम बागची ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में कुछ रिपोर्ट देखी है। आतंकवाद और सीमा पार हमलों के लिए पाकिस्तान के समर्थन को लेकर हमारी चिंता जगजाहिर है। हमें उम्मीद है कि अन्य देश भी काउंटर टेररिज्म को गंभीरता से लेंगे। Reports that we saw, yes, we did see some reports on this in this regard about these meetings. Look, our concerns about Pakistan's support for terrorism, its support for cross-border attacks is well known. We would hope that other countries also take counter-terrorism seriously. This was about the recent reports that we saw. Yes, we did. दिल्ली से वापसी के बाद आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से बोधगया में मुलाकात करी। महाबोधि मंदिर पहुंच करके उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया और फिर दलाई लामा से लगभग आधे घंटे तक बातचीत भी की। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने दलाई लामा को उपहार के तौर पर महाबोधि का मिनिएचर दिया है। इस दौरान सुरक्षा दृष्टिकोण के चलते महाबोधि मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए 2 घंटे के प्रवेश को वर्जित किया गया था। इस मौके पर सीएम के साथ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद रहे। हालांकि तेजस्वी यादव जाने वाले थे, वो जा नहीं सके। संजय कुमार सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अध्यक्ष के लिए हुई वोटिंग में 47 वोटों में से 40 वोट संजय को मिले, जबकि 7 वोट अनीता शिवराण के पक्ष में पड़े हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर संजय सिंह ने कहा, जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति करें। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह से करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिस पर पहलवानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। साक्षी मलिक ने संन्यास लेते हुए कहा, 40 दिनों तक सड़कों पर सोए, देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोगों ने हमारा समर्थन किया, आप सबका शुक्रिया, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ब्रजभूषण शरण सिंह से करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर पहलवानों ने फिर से मोर्चा खोल दिया। पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास लेते हुए कहा, 40 दिनों तक हम सड़कों पर रहे लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, हमारा समर्थन करने आए। अगर ब्रजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रहेंगे तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। इस बीच गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात के भरूच में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, आग लगी है गुजरात के भरूच में, पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट है। गुजरात के भरूच में बड़ी अपडेट अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के भरूच में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग। अयोध्या राम मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। इसको लेकर बड़े बड़े दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। इससे पहले अयोध्या में लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी से बहुत भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और
तूतीकुड़ी में बारिश से हालात खराब हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मंगलवार तक इन 2 जिलों में 10 लोगों की मौत दर्ज की गई। तो वहीं भारी बारिश की वजह से तिरुनेलवेली जिले में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो वहीं तूतीकुड़ी में सामान्य अवकाश घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते तमिलनाडु के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आज सदन में केंद्रीय रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करी। सीपी जोशी ने डाक भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए भी अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में रेलवे और डाक सेवा विभाग में कई काम हुए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला की हत्या के बाद से बीजेपी विधायक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के तर्ज पर गुंडों पर कार्रवाई होगी, अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। खंडार विधानसभा क्षेत्र के छान गांव में वृद्ध महिला की हत्या हो गई। डकैतों ने पैर काटकर चांदी के कड़े लूट लिए। सूचना के बाद विधायक जितेंद्र गोठवाल और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक गोठवाल ने बयान दिया है। देखिए, राजस्थान के अंदर ऐसा लगता है जैसे पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। पिछली सरकार ने जैसे हालात पैदा कर दिए, लूट डकैती इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली आ रही है। मेरे क्षेत्र में छाण में भी एक इस तरह की घटना हुई। एक वृद्ध महिला को कड़े और पाँव के कड़े और हाथ के कड़े लूटने के चक्कर में उसकी मृत्यु कर दी, उसकी हत्या कर दी गई और उस हत्या की वजह लूटपाट थी। रात को 1 बजे पहुंचकर मैंने वहां सभी अधिकारियों को बुलाकर, एसपी को बुलाकर सबसे चर्चा की। 48 घंटे के अंदर मुलजिम को पकड़ने के निर्देश दिए। अगर 48 घंटे में मुलजिम को नहीं पकड़ा जाता है तो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान के अवैध खनन का खेल माफियाओं के लिए इतना आसान हो गया है कि वो अब पुलिस से भी डर नहीं रहे। और एक ऐसी ही घटना 12 से सामने आई, जब अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम से माफियाओं का सामना हुआ। इस घटना में एक पुलिस जवान भी गंभीर तौर पर घायल हो गया। तो वहीं माफियाओं ने पुलिस जवानों के बाइक पर ट्रैक्टर भी चढ़ा दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में काफी हड़कंप मच गया है। तो वहीं पुलिस टीम ने रात में ही माफियाओं की धरपकड़ शुरू कर दी। नवरंग में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के हेरा फेरी के आरोप में बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। नवरंगपुर आईडीबीआई बैंक के मैनेजर अंजन शेठपति को गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बताते चलें कि 15 दिसंबर को बैंक में निरीक्षण के दौरान पता चला कि 1 करोड़ रुपए की कमी है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने अपना एक वादा पूरा किया। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की पहली गारंटी को पूरा कर दिया है। पूरा करते हुए सूबे में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर को धान खरीदी के संबंध में आदेश जारी किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही थी। 21 क्विंटल की पात्रता 1 नवंबर से लागू होगी। हुई है और बहुत गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात
इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।